This is the story of every Indian child. When parents become strangers, friends mannequins, and teachers a pack of wild animals. Equations twist and turn until they become a noose around your neck. You look up for an answer, a ray of light, a guiding hand. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि दो बॉडी के बीच में अगर आपको सेपरेशन मालूम है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्चुअली है क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। तो कोई भी दो मटेरियल बॉडी है जिनके पास भी मास है, तो उस मास की वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है और हमेशा दो मटेरियल बॉडीज के बीच में लगता है जिन किसी के पास भी मास होता है, राइट? तो ये था हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सवाल है कि दो मटेरियल बॉडीज के बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह किस तरह से निकालते हैं। इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है इसके जरिए न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के जरिए हम लोग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। सपोज वी हैव टू मटेरियल बॉडीज, सपोज वी हैव टू मटेरियल बॉडीज। एक मटेरियल बॉडी जो है ये आपका ए है, दूसरा मटेरियल बॉडी जो है ये आपका बी है। ये बॉडी ए, दिस वन बॉडी बी। एक बॉडी का मास जो है हम लोगों का है m1, तो दूसरे का मास m2 and these two bodies are separated by a linear distance r apart। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आप देख रहे हैं कितना है? r है। तो एक मटेरियल बॉडी A, ठीक है, जिसका मास जो है वह कितना है? m1 है। B का मास कितना है? m2 है। और ये दोनों के दोनों बॉडी जो है सेपरेटेड है बाय ए डिस्टेंस r। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन the gravitational force of attraction between two material bodies each directly proportional to the product of their masses। तो F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है। साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं ऑन कॉम्बिनेशन, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। जब भी आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो इज इक्वल टू के बाद हमेशा क्या लगता है? एक कांस्टेंट लगता है। तो यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल G है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
तो वेयर कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया हम लोगों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होते है 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू हो गई। अब आते हैं टर्म 2, जो आपका एग्जामिनेशन है अपकमिंग, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखा जाए तो पूछा गया है राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। तो अगर दो बॉडी है, ठीक है, जिसका मासेस हम लोगों को मालूम है m1 और m2, इनके बीच का सेपरेशन जो है वह आपका r है। तो निकालने के लिए बोला गया है क्या? एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस एक्सप्रेशन को पूछा गया है। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और ये जो है आपका 1 मार्क्स का है। तो अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायग्राम को बना दीजिए। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, और F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाता है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो B है बोलता है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों को साथ में लिखना है। तो अगर हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में जितने भी तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं उसमें सबसे वीक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपका वीकेस्ट फोर्स है, मतलब इससे कमजोर फोर्स और कोई नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, दैट मीन्स इसका रेंज जो है वो काफी ज्यादा होता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है, अगर हम लोग चाहें, ठीक है, तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके एग्जामिनेशंस में दिमाग में नहीं आता है तो आपका काम जो है वह चल जाएगा, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो पहला है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरा जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में कह सकते हैं इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जहां तक सवाल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर नेचर वाइज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव नेचर का है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में चार्जेस 2 तरह के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस अगर होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा जो है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, तो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स में आता है, ठीक है, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। दैट मीन्स कि ये 2 बॉडी जो हैं जिसके मासेस m1 और m2 हमने लिया था, तो इन दोनों को मिलाने वाला या इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाला जो लाइन है, जो कि इसी के अलोंग जो है ये काम करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ये भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, तो इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल है।
कंजर्वेटिव फोर्स दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो एग्जांपल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख भी सकते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। देन आफ्टर जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज नॉट अफेक्टेड बाय अनदर बॉडीज। अगर दो बॉडी है जिनके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो, उनके बीच में या आमने सामने अगर कोई दूसरा मटेरियल बॉडी रखा गया है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी तरह का कोई भी फर्क जो है वो नहीं आने वाला है। फिर अगर पूछा जाए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप क्यों हो रहा है, तो इट इज थॉट टू बी इट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटन पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटन पार्टिकल्स है, उसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डेवलप होता है। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दो मटेरियल बॉडी के मासेस m1 m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, बोला जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए, एक्सप्रेशन को लिखिए, दैट मीन्स आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को ही लिखना है। आपको या तो न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से पूछा जाए या सिंपल बोलेगा कि दो बॉडी है, उसका मास m1 m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए। तो यहां पे आसानी से आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो गया। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो इट ओबीज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबीज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, स्क्वायर लॉ दैट इज हम लोग लिख सकते हैं F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। यहां पे देखिए कंबाइन करेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है कैपिटल G की 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, it is always attractive in nature, it is a central force, it is conservative force, it obeys inverse square law। साथ ही हम लोग कह सकते हैं it is not affected by another body which is present near these two bodies, due to which gravitational force is to be determined, and gravitational force is developed due to the exchange of graviton particles। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है, और अगर इसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करिए, ठीक है, उसकी भी सॉल्यूशंस मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।